हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका इकरा फिजिक्स में। लास्ट लेक्चर में हम न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे थे बेस्ड ऑन मोशन अंडर ग्रेविटी। उसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं, कुछ और न्यूमेरिकल्स सॉल्व करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं विद आवर फर्स्ट न्यूमेरिकल। क्या कह रहा है? अ बलून स्टार्ट्स राइजिंग फ्रॉम द ग्राउंड विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 1.25 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कहने का मतलब ये है कि कोई एक बलून है जो ग्राउंड से स्टार्ट होता है विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 1.25 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसका मतलब क्या हुआ कि इसके पास एक्सेलरेशन जो है वो है 1.25 मीटर पर सेकंड स्क्वायर और बोला क्या है? स्टार्ट्स राइजिंग फ्रॉम द ग्राउंड। इसका मतलब इसकी इनिशियल वेलोसिटी जब वो ग्राउंड से राइज हो रहा था तब 0 है। यहां पे ये जो एक्सेलरेशन दे रखा है 1.25 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसमें एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी इंक्लूड हो गया। इसका मतलब कि ये जो एक्सेलरेशन है ये नेट एक्सेलरेशन है। और ये एक्सेलरेशन क्यों आया? क्योंकि बलून के इंटरनल फोर्सेस के कारण जो नेट एक्सेलरेशन आ रहा है वो अपवर्ड डायरेक्शन में आ रहा है और उसकी जो वैल्यू है वो है 1.25 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कहने का मतलब कि इस बलून के ऊपर अपवर्ड डायरेक्शन में कुछ फोर्स होगा और ग्रेविटेशनल फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा। इन सबको मिला के जो नेट एक्सेलरेशन आ रहा है वो है 1.25 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। चलिए इतनी बात समझ आई। आगे क्या बोला है? अ स्टोन इज रिलीज्ड फ्रॉम द बलून आफ्टर 8 सेकंड। Determine first maximum height of the stone from the ground, time taken by the stone to reach the ground. बेसिक सा फंडा क्या हुआ कि इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 थी और इसके पास नेट एक्सेलरेशन था अपवर्ड डायरेक्शन में 1.25 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट करेगा। लेट्स से 8 सेकंड के बाद यहां से लेके यहां तक जो टाइम लगा वो लगा 8 सेकंड। 8 सेकंड के बाद बलून यहां पर पहुंच गया। अब बलून यहां पर पहुंच गया, इसके पास इनिशियल वेलोसिटी 0 थी और एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में था। इसका मतलब इसकी जो वेलोसिटी होगी इस डायरेक्शन में इंक्रीज होगी। लेट्स से इसकी यहां पे वेलोसिटी है v1। तो क्या मैं v1 निकाल सकता हूं? बिल्कुल निकाल सकता हूं। कैसे? मुझे पता है इनिशियल वेलोसिटी है 0, टाइम लगा 8 सेकंड और फाइनल वेलोसिटी है v1 और एक्सेलरेशन मुझे दे रखा है 1.25 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो अगर आप इन चारों वैल्यूज को देखोगे, मुझे निकालना है v1, तो क्या मैं v1 निकाल सकता हूं? v1 क्या होगा? v1 इज इक्वल्स टू u प्लस at। u तो है मेरे पास 0 प्लस a है 1.25 और टाइम है 8 सेकेंड। चलिए 1.25 इंटू 8 मुझे करना है, तो 1.25 इंटू 8, 8 5 जा 40, 4 8 2 जा 16 प्लस 4 20 और ये 2, 8 1 जा 8 प्लस 2 10 और 2 0 ये। तो 1.25 इंटू 8 कितना हो जाएगा? 10। तो v1 जो निकल के आएगी वो आएगी 10 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब क्या हुआ कि जब ये इस पोजीशन पे पहुंचेगा तो इसकी वेलोसिटी होगी 10 मीटर पर सेकेंड। अब क्या हुआ कि जब 8 सेकंड गुजर गए, एक स्टोन को इससे ड्रॉप किया गया, एक स्टोन को इससे ड्रॉप किया गया। तो जब स्टोन को ड्रॉप किया गया, बलून की वेलोसिटी थी अपवर्ड डायरेक्शन में 10 मीटर पर सेकंड। तो क्या मैं ये बात कह सकता हूं कि इसकी भी वेलोसिटी होगी अपवर्ड डायरेक्शन में 10 मीटर पर सेकंड। चलिए मुझसे पूछा है मैक्सिमम हाइट ऑफ द स्टोन फ्रॉम द ग्राउंड। अब मेरे पास क्या सिचुएशन आई कि यहां से इसको फेंका गया 10 मीटर पर सेकंड, तो यहां से लेट्स से इसकी हाइट है h1, तो क्या मैं h1 निकाल सकता हूं क्या?
H1 की वैल्यू क्या होगी? H1 की वैल्यू होगी V1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2g, यही होगी। क्यों? क्योंकि यहां से इसकी वेलोसिटी है V1 और यहीं से ही इसकी हाइट है, मैक्सिमम हाइट है H1। तो H1 क्या होगा? V1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2g। V1 है मेरे पास 10, तो 10 का स्क्वायर विल बी 100 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 10। इससे ये गया 2 1 जा 2 5 जा, तो H1 की जो वैल्यू निकल के आई वो निकल के आई 5 मीटर। तो क्या मेरे फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर 5 मीटर हो जाएगा? नहीं। क्यों? क्योंकि H1 जो हाइट है वो यहां से है जब इसकी वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड हो जाती है, लेकिन मुझसे सवाल में पूछा है फ्रॉम ग्राउंड, ग्राउंड से कितनी हाइट होगी मैक्सिमम, तो मुझे 8 सेकंड में ये कितनी हाइट पे पहुंचा वो भी निकालना पड़ेगा। लेट्स से ये हाइट है कैपिटल H, तो क्या मैं कैपिटल H निकाल सकता हूं क्या? बिल्कुल निकाल सकता हूं। मेरे पास U है, T है और A है, तो मैं कौन सी इक्वेशन ऑफ मोशन लगाऊंगा? सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो H इज इक्वल्स टू ut प्लस 1/2 at स्क्वायर। U तो मेरे पास 0, तो ये टर्म हो गई 0। इट इज इक्वल्स टू 1/2, यहां से लेके यहां तक एक्सेलरेशन कितना है? 1.25 इंटू 1.25 इंटू यहां से लेके यहां तक टाइम कितना है? 8 सेकेंड, तो ये हो जाएगा 8 का स्क्वायर विच इज 8 इंटू 8। 2 1 जा 2 4 जा 8 4 जा 32, 32 इंटू 1.25 मुझे निकालना है। यहां पे कर लेते हैं 1.25 इंटू 32। चलिए 5 2 जा 10, 1 2 2 जा 4, 5 2 1 जा 2 इंटू 5 3 जा 15, 1 3 2 जा 6, 7 3 1 जा 3, 0 5 5 0 1, 7 plus 2 9 plus 1 10 and again 1, it is 4 and the decimal will come after 2 digits, so it will be 40। so ये हाइट जो निकल के आई वो निकल के आई 40 मीटर। so H की वैल्यू निकल के आई 40 मीटर। तो स्टोन की मैक्सिमम हाइट फ्रॉम द ग्राउंड कितनी हो जाएगी? कैपिटल H प्लस H1, तो ये इसकी जो वैल्यू निकल के आएगी वो निकल के आएगी 40 प्लस H1 कितना आया था? 5, विच इज इक्वल्स टू 45 मीटर। आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेकेंड पार्ट है टाइम टेकन बाय स्टोन टू रीच द ग्राउंड। तो इसके लिए डायग्राम को वापस बनाते हैं। यहां से लेके यहां तक 8 सेकेंड लगे। ये जो डिस्टेंस कवर हुआ ये कवर हुआ 40 मीटर। इसके बाद स्टोन की इनिशियल वेलोसिटी थी 10 मीटर पर सेकेंड। अब जैसे ही स्टोन बलून से अलग हो गया तो इसके ऊपर जो एक्सेलरेशन लग रहा है वो इकलौता एक्सेलरेशन लग रहा है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो अगर मैं स्टोन की बात करूं, इनिशियल वेलोसिटी मेरे पास है 10 मीटर पर सेकेंड और एक्सेलरेशन अब मैं 1.25 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर नहीं लिखूंगा। क्यों? क्योंकि ये जो स्टोन है ये बलून से अलग हो गया और बलून से अलग हो गया तो इकलौता जो फोर्स इसके ऊपर लग रहा है वो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है। इसका जो मोशन होगा वो फ्री फॉल होगा, मतलब ये थोड़ा ऊपर जाएगा फिर ये वापस नीचे आएगा। तो इसके ऊपर जो एक्सेलरेशन लगेगा वो लगेगा -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। डिस्प्लेसमेंट इसका कितना है? बेसिकली ये इसका मोशन कैसे होगा? ये ऊपर जाएगा और फिर नीचे आएगा। ये इनिशियल पॉइंट, ये फाइनल पॉइंट, तो क्या इसका डिस्प्लेसमेंट -40 मीटर होगा? तो इसका जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो होगा -40 मीटर। तो इसके अंदर टाइम कितना लगेगा मुझे वो चीज निकालनी है। चलिए
लेट्स से टाइम लगा t1, मतलब यहां से लेके यहां तक जो टाइम लगा उस टाइम को मैंने t1 कहा। चलिए देखते हैं कौन सी इक्वेशन ऑफ मोशन लगाऊंगा। मैं लगाऊंगा सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, s इज इक्वल्स टू ut प्लस 1/2 at स्क्वायर। s है मेरे पास -40, u है 10 t प्लस 1/2 एक्सेलरेशन है -10 इंटू t1 का स्क्वायर, यहां पे भी t1। 2 1 जा 2 5 जा, यहां से अगर मैं इसको इस तरफ लाता हूं तो ये बनेगा 5t1 का स्क्वायर, ये इस तरफ आएगा तो -10t1 और ये बनेगा -40, इट इज इक्वल्स टू 0। अब मैं क्या करूंगा, 5 कॉमन लूंगा, वो 5 इधर आएगा तो वो 0 बन जाएगा। चलिए इसमें से 5 कॉमन लिया तो बनेगा t1 का स्क्वायर, इसमें से 5 कॉमन लिया तो 2t1 और इसमें से 5 कॉमन लिया तो ये बनेगा 8, 8 5 जा 40, इट इज इक्वल्स टू 0। 5 जो कॉमन लिया था वो इस तरफ आके 0 बन जाएगा। अब मुझे क्या करना है, कोई ऐसे दो नंबर ढूंढने हैं जिसको मल्टीप्लाई करने पे -8 आए और प्लस या माइनस करने पे -2 आए। तो क्या वो नंबर -4 और +2 होंगे? तो t1 का स्क्वायर -4t1 प्लस 2t1 -8 इक्वल्स टू 0। -4 + 2 अगेन -2 बनेगा और -4 और +2 इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो ये -8 बनेगा। t1 कॉमन लिया, t1 -4 प्लस 2 कॉमन लिया, t1 -4 इट इज इक्वल्स टू 0। तो ये क्या बनेगा, t1 -4 t1 + 2 इक्वल्स टू 0। तो जो t1 की दो वैल्यूज निकल के आई वो निकल के आई, एक तो 4 और एक और t1 की जो वैल्यू निकल के आई वो निकल के आई -2। ये वैल्यू पॉसिबल नहीं है, क्यों? क्योंकि टाइम कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, तो ये वैल्यू तो पॉसिबल नहीं है। तो यहां से लेके यहां तक जो टाइम लगा वो लगा 4 सेकंड। अब यहां से लेके यहां तक टाइम लगा 4 सेकंड, लेकिन मुझसे तो पूछा है टोटल टाइम, तो 4 सेकंड तो ये और यहां से लेके यहां तक 8 सेकंड और, तो टोटल टाइम जो मेरे पास आएगा 4 + 8 विच इज 12 सेकंड। तो या इसका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 12 सेकंड। आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर। सो बेसिक सा फंडा जो हमने यूज किया है सवाल में कि यहां से लेके यहां तक तो नेट एक्सेलरेशन लगा और जैसे ही स्टोन को ड्रॉप किया इसके ऊपर सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, तो एक्सेलरेशन भी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ही आएगा। उसके बाद हमने सारे फंडे को चेक किया। एक और चीज जहां पे आप गलत हो सकते हो या फिर मिस्टेक कर सकते हो वो ये कि आप हाइट सिर्फ h1 निकाल के आंसर दे दो, जबकि नेट हाइट ग्राउंड से पूछी है तो आपको कैपिटल H भी निकालनी पड़ेगी विच इज अवर 40 मीटर। तो इसका आंसर 5 मीटर ना करके 45 मीटर करना है आपको एग्जाम में। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या है, अ रॉकेट इज फायर्ड वर्टिकली अप फ्रॉम द ग्राउंड with an acceleration of 10 meter per second square. If its fuel is finished after 1 minute, then calculate. सिमिलर सवाल है, पहले बलून था अब रॉकेट है, मतलब कि रॉकेट का जो फ्यूल होगा वो उसको नेट एक्सेलरेशन अपवर्ड डायरेक्शन में दे रखा है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे ही रॉकेट अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा तो इसका जो एक्सेलरेशन होगा वो होगा 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और मुझे बोला है कि फ्यूल इज फिनिश्ड आफ्टर 1 मिनट। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो रॉकेट है 60 सेकंड के लिए अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अगेन स्टार्ट हुआ है तो इनिशियल वेलोसिटी ऑफ रॉकेट विल बी 0। मुझसे पूछा क्या है, अलग अलग चीजें पूछी है। चलिए
सबसे पहले मुझे क्या करना है, इस कॉन्सेप्ट को समझना है। कॉन्सेप्ट को समझने के लिए आपको यह बात समझनी पड़ेगी कि जो फ्यूल होगा वो फ्यूल प्रोवाइड करेगा इसको अपवर्ड एक्सेलरेशन। जैसे ही फ्यूल खत्म हो गया उसके बाद ये फ्री फॉल करेगा, मतलब इसके ऊपर जो नेट फोर्स लगेगा वो फोर्स लगेगा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी विच इज आवर 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मतलब यहां से लेके यहां तक तो अपवर्ड डायरेक्शन में 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर था। इसके बाद क्या होगा कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा। क्यों? क्योंकि फ्यूल खत्म हो गया, और फ्यूल खत्म हो गया इसका मतलब जो इसको अपवर्ड डायरेक्शन में नेट एक्सेलरेशन प्रोवाइड कर रहा था वो फोर्स जीरो हो गया। इसका मतलब अब इसके ऊपर जो इकलौता फोर्स लगेगा वो लगेगा ग्रेविटेशनल फोर्स, और उसकी वजह से जो एक्सेलरेशन आएगा वो आएगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में विच इज 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। चलिए अब सबसे पहले इसकी वेलोसिटी निकालते हैं अपवर्ड डायरेक्शन में। लेट्स से ये वेलोसिटी है v1। मेरे पास क्या क्या चीजें गिवन में है, u इक्वल्स टू 0, a इज इक्वल्स टू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और टाइम मुझे पता है 60 सेकंड। तो क्या मैं फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से v1 निकाल सकता हूं? बिल्कुल निकाल सकता हूं। तो v1 कितनी हो जाएगी, v1 इज इक्वल्स टू u प्लस 80। तो v1 की जो वैल्यू आएगी, u तो 0 है, a है 10 और टाइम है 60, तो v1 की जो वैल्यू निकल के आएगी वो निकल के आएगी 600 मीटर पर सेकंड। मतलब ये मूव करेगा 600 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी से। इसके बाद अब क्या होगा, इसके बाद डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेशन लगेगा 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का। चलिए अब क्या होगा, ये ऊपर जाएगा ऊपर जाएगा ऊपर जाएगा, फाइनली इसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी और इसका मोशन कुछ इस तरीके से होगा। चलिए सबसे पहली बात करते हैं, मैक्सिमम वेलोसिटी अटेन्ड बाय द रॉकेट इन असेंडिंग मोशन। असेंडिंग मोशन मतलब ऊपर जाने वाले मोशन में मैक्सिमम वेलोसिटी कितनी होगी। तो अगर आप गौर करोगे यहां से लेके यहां तक इसकी वेलोसिटी इंक्रीज हुई है। क्यों? क्योंकि वेलोसिटी भी इसी डायरेक्शन में थी और एक्सेलरेशन भी इसी डायरेक्शन में था, तो यहां से लेके यहां तक इसकी वेलोसिटी इंक्रीज हुई है। इसके बाद क्या हुआ कि वेलोसिटी इस डायरेक्शन में और एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में, तो इसके बाद इसकी वेलोसिटी डिक्रीज होगी। तो मैक्सिमम वेलोसिटी इस पॉइंट पे होगी। तो इस पॉइंट पे कितनी वेलोसिटी आई, 600 मीटर पर सेकंड। तो मैक्सिमम वेलोसिटी कितनी आ जाएगी, 600 मीटर पर सेकंड। चलिए नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, हाइट अटेन्ड बाय द रॉकेट बिफोर फ्यूल इज फिनिश्ड। मतलब फ्यूल फिनिश्ड यहां पे हुआ, तो यहां से लेके यहां तक ये जो कैपिटल H हाइट है ये कितनी होगी मुझे निकालनी है। तो मैं कौन सी इक्वेशन ऑफ मोशन लगाऊंगा, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, S इज इक्वल्स टू ut प्लस 1/2 80 स्क्वायर। S क्या मेरा प्लस H के बराबर होगा, तो H इज इक्वल्स टू u तो मेरे पास 0 है, 1/2 यहां से लेके यहां तक एक्सेलरेशन है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इन द अपवर्ड डायरेक्शन। नेक्स्ट है टाइम विच इज माय 60 सेकंड, 60 into 60। चलिए 2 1s are 2 30s। तो जो H की जो वैल्यू निकल के आई वो निकल के आई 6 3s are 18 और 1 2 3 3 0 विच इज 18,000 मीटर, या फिर इसको आप 18 किलोमीटर भी लिख सकते हो। तो यहां से जो H की वैल्यू निकल के आई वो निकल के आई 18 किलोमीटर। तो हमारे पास सेकंड क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा 18 किलोमीटर। ये बात आप ऑप्शन से चेक कर सकते हो कि किलोमीटर में पूछा है या मीटर में पूछा है। मीटर में पूछा होगा तो 18,000 और किलोमीटर में पूछा होगा तो 18 किलोमीटर। चलिए आगे बात करते हैं, टाइम टेकन बाय द रॉकेट इन होल मोशन। चलिए
इसी डायग्राम को वापस बनाते हैं, फिर देखते हैं। मुझसे पूछा है कि कंप्लीट मोशन में कितना टाइम लगेगा। सबसे पहले मोशन क्या हुआ, यहां से लेके यहां तक चला, ये जो डिस्टेंस निकल के आया, ये निकल के आया 18,000 किलोमीटर नहीं मीटर, और इसमें टाइम लगा 60 सेकेंड। इसके बाद क्या हुआ, यहां पे इसकी वेलोसिटी है अपवर्ड डायरेक्शन में 600 मीटर पर सेकेंड। तो इसके बाद क्या होगा कि यहां पे एक्सेलरेशन आएगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में, विच विल बी -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसकी वेलोसिटी डिक्रीज होगी, डिक्रीज होगी, डिक्रीज होगी, फाइनली जीरो होगी, और जीरो से इसका मोशन होगा इस तरीके से। तो बेसिकली इस मोशन के लिए जो टाइम निकल के आएगा, उस टाइम को मैं t1 बोल रहा हूं। और अगर मुझे टोटल टाइम ऑफ मोशन निकालना है, तो t1 में अगर मैं 60 सेकेंड ऐड कर दूंगा, तो क्या मेरे पास टोटल टाइम ऑफ मोशन आ जाएगा। तो मेरा टारगेट है t1 फाइंड कर लूं, उसमें 60 सेकेंड ऐड कर दूंगा, तो मेरा टोटल टाइम ऑफ मोशन आ जाएगा। चलिए, तो t1 वाले मोशन के लिए अगर मैं इनिशियल वेलोसिटी लिखूं, तो इनिशियल वेलोसिटी है मेरे पास 600 मीटर पर सेकेंड। एक्सेलरेशन होगा -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। डिस्प्लेसमेंट, ये मेरा इनिशियल पॉइंट, ये फाइनल पॉइंट, तो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट आएगा -18,000 मीटर। माइनस इसीलिए क्योंकि वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, और टाइम मैंने अज्यूम किया t1 है। चलिए, अगेन इन सब टर्म्स को देख के मुझे लगता है कि मुझे लगानी चाहिए सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या बोलती है, s इज इक्वल्स टू ut प्लस 1/2 at स्क्वायर। चलिए, s है मेरे पास -18,000 मीटर, u है 600, टाइम है t1, प्लस 1/2 -10 t1 का स्क्वायर। अगली बार जब फ्री फॉल हो रहा होगा, तो मैं ये स्टेप नहीं लिखूंगा, डायरेक्ट -5 t1 का स्क्वायर लिखूंगा। ये धीरे धीरे स्टेप खाना सीखो, तभी आपका टाइम बचेगा एग्जाम में। चलिए, ये 2 से ये 5 गया, ये 5 t1 स्क्वायर इस तरफ आएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो 5 t1 का स्क्वायर। 600 t1 इस तरफ आएगा तो नेगेटिव हो जाएगा, -600 t1 -18,000, इट विल बी इक्वल्स टू 0। अगेन 5 कॉमन लूंगा तो यहां बचेगा t1 का स्क्वायर, यहां बचेगा 5 1 जा 2 जा 120 t1 माइनस 5 3 जा 15, 3 गया, 5 3 6 जा, और इक्वल्स टू 0। आपके मन में आ रहा होगा 5 कहां गया, 5 इधर जाके 0 बन जाएगा। पिछले 1-2 न्यूमेरिकल चेक कर लेना, वहां पे समझ में आ जाएगा। चलिए, अब अगर आप गौर से देखोगे तो यहां पे भी नेगेटिव है और यहां पे भी नेगेटिव है। मेजरली केसेस में जब दोनों जगह नेगेटिव होता है, तो यहां पे मिडल टर्म स्प्लिट नहीं होता है। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि हमेशा, ये सवाल को देख के पता चलेगा कि यहां पे भी नेगेटिव, यहां पे भी नेगेटिव, तो b² -4ac में माइनस नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये बात अगर आपको चमके नहीं, तो धीरे धीरे प्रैक्टिस से चमकेगी कि यहां पे भी नेगेटिव, यहां पे भी नेगेटिव, तो मिडल टर्म स्प्लिट होने के चांसेस कम है। तो यहां पे मिडल टर्म स्प्लिटिंग नहीं होगी, और मिडल टर्म स्प्लिटिंग नहीं होगी तो हम क्या लगाएंगे, श्रीधराचार्य फॉर्मूला। श्रीधराचार्य फॉर्मूला मुझे क्या कहता है, -b प्लस माइनस √b² -4ac डिवाइडेड बाय 2a। यहां पे a क्या है, इसका कोफिशिएंट, मतलब जो कि 1 है, ये मेरे पास a है। ये जो चीज है t1 का कोफिशिएंट, ये मेरे पास b है, और जो कांस्टेंट होता है ये मेरे पास c है। चलिए, वैल्यूज पुट करते हैं। -b, तो माइनस ऑफ -120 विल बी 120, प्लस माइनस रूट ऑफ b का स्क्वायर, तो -120 का स्क्वायर, माइनस 4, a की वैल्यू है 1 और c की वैल्यू है -3600।
डिवाइडेड बाय 2 इंटू 1। चलिए इसको यहां पे सॉल्व करते हैं। 120 प्लस माइनस रूट ऑफ, ये बनेगा माइनस का स्क्वायर पॉजिटिव, 120 का स्क्वायर होता है 12 का स्क्वायर 144 और 2 जीरो, ये नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा और ये बनेगा 4 इंटू 36 इज 144, अगेन 14400 डिवाइडेड बाय 2। चलिए तो 120 प्लस माइनस ये बनेगा 2 इंटू 14400 डिवाइडेड बाय 2। चलिए अब 14400 इसका स्क्वायर रूट होता है 120, क्यों? क्योंकि 120 का स्क्वायर करके ही तो ये आया था, तो ये स्क्वायर रूट से बाहर आएगा तो ये बनेगा 120 प्लस माइनस 120। अब स्क्वायर रूट में बचा √2 डिवाइडेड बाय 2। यहां पे 120 कॉमन ले रहा हूं, ये बचेगा 1 प्लस माइनस √2 डिवाइडेड बाय 2। तो ये 2 से ये गया 60, तो ये बचा 60 प्लस माइनस √2। तो एक टाइम आएगा मेरे पास, कुछ मिस्टेक कर रहे हैं क्या, अपन एक बार चेक कर लेते हैं। 60 यहां पे प्लस माइनस √2, 61 प्लस माइनस √2, यस देयर इज सम मिस्टेक। 61 प्लस माइनस √2। अब √2 की वैल्यू होती है 1.414, जो कि 1 से नेगेटिव हो जाएगी, मतलब 1 माइनस 1.414 दैट विल बी नेगेटिव, और नेगेटिव हो जाएगी तो टाइम कभी भी नेगेटिव नहीं होता। तो हमारे पास जो वैल्यू निकल के आई T1 की जो वैल्यू निकल के आई वो आई 60 प्लस 60√2। 60 अंदर मल्टीप्लाई कर दूंगा, 60 प्लस 60√2। ये तो निकल के आई T1 की वैल्यू। मुझे निकालना है टोटल टाइम, तो टोटल टाइम में मैं इसके अंदर 60 और ऐड कर दूंगा, तो 60 प्लस 60 विल बी 120 प्लस 60√2 सेकेंड। दिस विल बी माय टोटल टाइम। तो जो मेरा थर्ड पार्ट है इसका आंसर हो जाएगा 120 प्लस 60√2। चलिए नेक्स्ट पार्ट है मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय द रॉकेट। तो नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। यहां से लेके यहां तक 18,000 मीटर, इसके बाद इसकी वेलोसिटी हो गई 600 मीटर पर सेकेंड। इसके बाद लेट्स से यहां पे जाके इसकी फाइनल वेलोसिटी हो गई 0। लेट्स से ये हाइट है h1, तो क्या मैं h1 निकाल सकता हूं क्या? h1 विल बी, लेट्स से ये वेलोसिटी थी v1, तो v1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2g। v1 मेरे पास है 600, तो इट विल बी 600 इंटू 600 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 10। इससे ये गया 2 1s are 2 30s are, so it will be 18,000 मीटर। तो जो मेरी H1 हाइट आई वो आई 18,000 मीटर, लेकिन मुझसे सवाल में पूछी है मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय द रॉकेट, तो ये हाइट ग्राउंड से पूछी है, तो ग्राउंड से कितनी हाइट होगी? 18,000 तो ये और 18,000 ये, तो जो टोटल हाइट होगी वो होगी 36,000 मीटर। तो जो हमारा लास्ट पार्ट है इसका आंसर आ जाएगा 36,000 मीटर। ओके, तो ये काफी अच्छा सवाल था, काफी कॉन्सेप्ट्स क्लियर हुए हमारे। बेसिक सा फंडा जो हमने यूज किया, यहां से लेके यहां तक अपवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेशन ड्यू टू इट्स फ्यूल, और जैसे ही फ्यूल खत्म हुआ इसके ऊपर लगा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डाउनवर्ड डायरेक्शन में। क्यों? क्योंकि ऊपर ले जाने वाला कोई फोर्स था ही नहीं, फ्री फॉल करेगा और थोड़ा ऊपर जाएगा फिर ये नीचे आएगा, और ये सारी कहानी हमने देखी। आपको क्या करना है? आपको इस पूरे क्वेश्चन को एक पेपर पे लिखना है और एक बार सेल्फ ट्राई करना है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या बोल रहा है?
अ जगलर इज जगलिंग 3 balls साइमल्टेनियसली। जगलर पता है, जो बॉल्स को ऐसे ऐसे घुमाता है, यहां से ऐसे, फिर ऐसे ऐसे 4-5 बॉल्स एक साथ घुमाता है। तो यहां पे सवाल में आपको क्या दे रखा है कि ही इज जगलिंग 3 balls साइमल्टेनियसली। कुछ इस तरीके से 3 बॉल्स वो साइमल्टेनियसली मूव कर रहा है। आगे क्या बोला है, इफ द टाइम गैप टू पास बॉल फ्रॉम वन हैंड टू अनदर हैंड इज 1 second, देन फाइंड मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय ईच बॉल। बेसिक सा फंडा इसने क्या बोला है कि एक हाथ से बॉल दूसरे हाथ में लेने में जो टाइम जाता है वो है 1 सेकंड। तो ईच बॉल मैक्सिमम हाइट कितना अटेंड करेगी। तो अगर मैं देखूं तो मैक्सिमम हाइट क्या यही होगी मेरे पास, मैक्सिमम हाइट यही होगी, h विल बी माई मैक्सिमम हाइट। मुझे दे रखा है कि 1 सेकंड लगता है बॉल को इस हाथ से इस हाथ में आने के लिए। तो सबसे पहली बॉल क्या मैंने 0 सेकंड पे हवा में डाल दी होगी। जो पहली, लेट्स से जो येलो बॉल है वो पहली बॉल है, तो पहली बॉल तो मैंने 0 सेकंड पे डाल दी होगी, फर्स्ट बॉल 0 सेकंड पे। सेकंड बॉल, भाई फर्स्ट बॉल तो मेरे इस हाथ में थी तो इसको उछाला तो मैंने 0 सेकंड पे। सेकंड बॉल को उछालने के लिए मुझे बॉल को इस हाथ से इस हाथ में लेना पड़ेगा, जिसके लिए टाइम लगेगा 1 सेकंड। तो सेकंड बॉल मैंने 1 सेकंड पे उछाली होगी और थर्ड बॉल मैंने 2 सेकंड में उछाली होगी। थर्ड बॉल मैंने 2 सेकंड में उछाली होगी। इसका मतलब फर्स्ट बॉल तो मेरे इसी हाथ में थी, तो मैंने क्या किया, इसको उछाल दिया। सेकंड बॉल को उछालने के लिए मुझे बॉल को इस हाथ से इस हाथ में लेना पड़ेगा, तो उसके लिए टाइम लगा 1 सेकंड। तो सेकंड बॉल मैंने 1 सेकंड बाद उछाली। थर्ड बॉल को उछालने के लिए मुझे टाइम लगा 1 सेकंड और, तो थर्ड बॉल उछाली मैंने 2 सेकंड बाद। अब 3 बॉल ही थी, इसका मतलब नेक्स्ट बॉल जो कि मेरी फर्स्ट बॉल थी वो मेरी इस हाथ में आ जानी चाहिए। तो क्या मैं ये बात बोल सकता हूं कि फर्स्ट बॉल जब इस हाथ से निकली तो इसको यहां से लेके यहां तक आने में जो टाइम लगा वो टाइम लगा 2 सेकंड। क्यों? क्योंकि इसके बाद तो ये बॉल इस हाथ में आ जाएगी और ये बॉल इस हाथ में आ जाएगी, तो वो साइकिल वापस रिपीट हो जाएगी। तो बेसिक सा फंडा जो मैंने यूज किया वो ये किया कि फर्स्ट बॉल को तो 0 सेकंड पे उछाल दी, सेकंड बॉल को उछालने के लिए मुझे इस हाथ से इस हाथ में लेना पड़ेगा, तो उसके लिए 1 सेकंड लगा, और थर्ड बॉल के लिए 1 सेकंड और लगा, और इसके बाद उछालने के लिए फर्स्ट बॉल मेरी इस हाथ में आ जानी चाहिए। तो फर्स्ट बॉल को यहां से लेके यहां तक ट्रेवल करने में जो टाइम लगा वो टाइम लगा 2 सेकंड। तो टाइम पीरियड मेरे पास आया 2 सेकेंड, और टाइम पीरियड होता है 2u/g, और ये दे रखा है 2, इससे ये गया तो u/g की वैल्यू आई 1, तो u की वैल्यू आई g, विच इज u इज 10 मीटर पर सेकेंड। तो इनिशियल वेलोसिटी मेरे पास आ गई 10 मीटर पर सेकेंड। मुझसे इनिशियल वेलोसिटी नहीं पूछी, मुझसे पूछी है मैक्सिमम हाइट। तो मैक्सिमम हाइट होती है u² डिवाइडेड बाय 2g। तो u है 10, तो 10 का स्क्वायर 100 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 10, इससे ये गया 2 1 जा 2 5 जा, तो मेरे पास जो मैक्सिमम हाइट आएगी वो आएगी 5 मीटर। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 5 मीटर। अब इसी चीज को आप जनरलाइज कर सकते हो, कैसे कि फर्स्ट बॉल तो हमेशा 0 सेकंड पे ही उछालोगे। अगर आपको टाइम लेट्स से 2 सेकंड दे रखा है, तो सेकंड बॉल कितने टाइम उछालोगे, 2 सेकंड बाद। थर्ड बॉल कितने टाइम उछालोगे, 4 सेकंड बाद। तो बेसिक सा फंडा, अगर आपके पास n बॉल्स है तो आपको जो टाइम लगने वाला है वो n-1 इंटू t0 होगा। t0 क्या है, इस हाथ से इस हाथ में लेने का टाइम। तो ऐसे केसेस में जो मेरा टाइम पीरियड होता है वो होता है n-1 इंटू t0। n क्या है मेरे पास, नंबर ऑफ बॉल्स, और t0 क्या है,
एक हाथ से दूसरे हाथ में ले जाने का टाइम। फॉर एग्जाम्पल पिछले वाले सवाल में मेरे पास नंबर ऑफ बॉल्स थी 3, सो 3 माइनस 1 और टाइम था 1, तो टाइम मेरे पास क्या 2 सेकंड ही आया था, अगर आप गौर से देखोगे तो। लेट्स से एक और एग्जांपल लेते हैं कि नंबर ऑफ बॉल्स है 11 और एक हाथ से दूसरे हाथ में ले जाने का जो टाइम है टी नॉट की जो वैल्यू है वो है 0.5 सेकंड। तो मैक्सिमम हाइट निकालो। बेसिक सा फंडा, सबसे पहले मुझे टाइम निकालना पड़ेगा, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट। तो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा, n माइनस 1 इंटू टी नॉट। n कितना है 11, 11 माइनस 1 और टी नॉट कितना है 0.5, तो 11 माइनस 1 इज 10 इंटू 0.5, इसकी वैल्यू आएगी 5 सेकेंड। अब टाइम की वैल्यू आई 5 सेकेंड, तो 2u बाई जी इसकी वैल्यू आई 5, तो u की वैल्यू आएगी 5 इंटू जी की वैल्यू 10 डिवाइडेड बाई 2, तो ये हो जाएगा 5, तो u मेरे पास आएगा 25 मीटर पर सेकेंड। और u आ गया तो मैक्सिमम हाइट निकालना कौन सी बड़ी बात है, मैक्सिमम हाइट होती है u स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2g। u है 25, तो 25 इंटू 25 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 10, 5 2 जा 5 5 जा 25 इंटू 5 इज 125 डिवाइडेड बाई 4 मीटर, तो मैक्सिमम हाइट आ जाएगी 125 डिवाइडेड बाई 4। इसको सॉल्व कर लेना है, बात समझ आई। तो बेसिक सा फंडा जो जगलर वाले केसेस में होता है, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट आता है n माइनस 1 इंटू टी नॉट। n क्या है नंबर ऑफ बॉल्स और टी नॉट क्या है एक बॉल को इस हाथ से इस हाथ में लेने का टाइम। तो यहां से t आ जाएगा टोटल टाइम, टोटल टाइम आ गया, उसको 2u बाई जी से इक्वेट करके u निकालेंगे और u स्क्वायर बाई 2g से हम मैक्सिमम हाइट निकालेंगे। आई होप दिस थिंग इज क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। Water drops fall from the tap at an interval of 1 second. What is the distance between third and fourth drop when seventh drop just leaves the tap? ट्राई करो, थोड़ा थोड़ा पुराने सवाल जैसा है, जगलर वाले सवाल जैसा है, एक बार ट्राई करो इसको। चलिए देखते हैं किस तरीके से सॉल्व होगा। क्या बोला है कि कोई एक टैप है, टैप बोले तो नल, इससे जो वाटर ड्रॉप्स गिर रही है वो हर 1 सेकंड के बाद गिर रही है। तो जो पहली ड्रॉप गिरेगी, फर्स्ट ड्रॉप की अगर मैं बात करूं, फर्स्ट ड्रॉप वो तो 0 सेकंड पे गिरेगी, यस और नो। जब मैं टाइम नोट करना स्टार्ट किया तो 0 सेकंड पे फर्स्ट ड्रॉप गिर गई। अगर मैं सेकंड ड्रॉप की बात करूं, सेकंड ड्रॉप की, तो वो 1 सेकंड के बाद गिरेगी। इसी तरीके से थर्ड ड्रॉप गिरेगी 2 सेकंड के बाद, फोर्थ ड्रॉप गिरेगी 3 सेकंड पे, फिफ्थ ड्रॉप गिरेगी 4 सेकंड पे, सिक्स्थ गिरेगी 5 सेकंड पे और सेवंथ गिरेगी 6 सेकंड पे। और मुझसे क्या पूछा है, डिस्टेंस बिटवीन थर्ड एंड फोर्थ ड्रॉप व्हेन सेवंथ ड्रॉप जस्ट लीव्स द टैप। तो इसका मतलब अगर ये सेवंथ ड्रॉप है तो ये सिक्स्थ, ये फिफ्थ, ये फोर्थ, ये थर्ड, ये सेकंड और ये फर्स्ट, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। तो मुझसे पूछा है थर्ड और फोर्थ ड्रॉप के बीच में डिस्टेंस d कितना होगा। आई होप दिस थिंग इज क्लियर। चलिए, तो फर्स्ट ड्रॉप को गिरे हुए हो गया 6 सेकंड। इसका मतलब कि जो थर्ड ड्रॉप गिरी थी वो कितने टाइम बाद गिरी थी, 2 सेकंड बाद, और सेवंथ ड्रॉप गिरी 6 सेकंड बाद।
इसका मतलब क्या हुआ कि थर्ड ड्रॉप को गिरे हुए कितने हो गए, 4 सेकंड। सो इन दोनों के बीच में टाइम पीरियड है 4 सेकंड। अब फोर्थ ड्रॉप गिरी थी 3 सेकंड बाद और सेवंथ ड्रॉप गिरी 6 सेकंड बाद। इसका मतलब कि इसको गिरे हुए हो गए 3 सेकंड। इसका मतलब कि ये मेरी थर्ड ड्रॉप है, तो यहां से लेके यहां तक जो टाइम पीरियड लगा वो टाइम पीरियड लगा 3 सेकंड, और यहां से लेके यहां तक जो टाइम पीरियड लगा वो टाइम पीरियड लगा 4 सेकंड। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर मैं इसको बोलता हूं S4 और इसको बोलता हूं S3, तो S4 निकाल लू और S3 निकाल लू और S4 में से S3 को माइनस कर दूं, तो क्या मेरे पास डिस्टेंस D आ जाएगा बिटवीन थर्ड ड्रॉप एंड फोर्थ ड्रॉप। S4 निकालने के लिए सबसे पहली बात जो चीजें मुझे गिवन में है वो है इनिशियल वेलोसिटी विच इज 0, एक्सेलरेशन विल बी -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और 4 के लिए निकाल रहा हूं तो टाइम पीरियड है मेरे पास S4 के लिए 4 सेकंड। आई होप दिस थिंग इज क्लियर टू यू। कुछ मिस्टेक कर रहे हैं क्या? 6 में से 4 गए, 2 सेकंड। ठीक, सब कुछ परफेक्ट। चल तो और डिस्प्लेसमेंट मेरे पास क्या है S4। कौन सी इक्वेशन लगाऊंगा? मुझे निकालना क्या है S4, तो S इज इक्वल टू ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। डायरेक्ट लगाना सीखो। u0 तो ut वाली टर्म 0, 1/2 एक्सेलरेशन इज -10 और टाइम इज 4, 4 का स्क्वायर इज 16, 2 1 जा 2 8 जा 2 8 जा, तो S4 मेरे पास निकल के आया -80 मीटर। चलिए अब S3 के लिए U अगेन 0, A इज अगेन -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर और टाइम मेरे पास बचेगा 3 सेकंड। चलिए तो S3 के लिए क्या हो जाएगा? S3 इज इक्वल टू UT, U तो 0, अगेन 1/2 एक्सेलरेशन इज -10 और टाइम लगेगा मेरे पास 3, 3 का स्क्वायर इज 9, 5 जा 9 5 जा 45 मीटर। नेगेटिव मुझे ये बात बता रहा है कि इनिशियल पॉइंट से डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, तो ये जो डिस्टेंस निकल के आया 4 सेकंड का, ये निकल के आया 80 मीटर। सिर्फ मैं डिस्टेंस की बात कर रहा हूं तो पॉजिटिव होगा। S3 डिस्टेंस निकल के आया मेरे पास 45 मीटर, तो क्या ये D डिस्टेंस में निकाल सकता हूं? इट विल बी 80 माइनस 45 विच इज इक्वल टू 35 मीटर। कुछ अच्छे लेवल के सवाल है ये, लेकिन आपको अगर बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर है तो आप ये सवाल आराम से कर सकते हो मोशन अंडर ग्रेविटी के। आई होप दीज क्वेश्चंस आर क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या है? अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली डाउनवर्ड्स फ्रॉम अ बिल्डिंग ऑफ हाइट 100 मीटर। एक बिल्डिंग है जिसकी हाइट आपको दे रखी है 100 मीटर, और एक बॉल है जिसको थ्रोन किया गया विद द वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड इन वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन। मतलब कि ये जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में वेलोसिटी है ये 20 मीटर पर सेकेंड है। फिर क्या बोला है? एट द सेम टाइम अनदर बॉल इज थ्रोन फ्रॉम द बॉटम ऑफ द बिल्डिंग इन वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन विद अ स्पीड ऑफ 30 मीटर पर सेकेंड। मतलब इस बॉल को अपवर्ड डायरेक्शन में फेंका गया 30 मीटर पर सेकेंड एट द सेम टाइम पे इन दोनों बॉल्स को फेंका गया। मुझसे पूछा है फाइंड द टाइम व्हेन बोथ द बॉल्स मीट एंड आल्सो फाइंड हाइट फ्रॉम द ग्राउंड वेयर बोथ बॉल्स मीट। तो लेट्स से ये टोटल हाइट 100 मीटर है, तो ये इस हाइट को अगर मैं h बोल रहा हूं तो ये कितनी हो जाएगी? 100 माइनस h। बात समझ है? इस बॉल को मैंने फर्स्ट बॉल बोला
इस बॉल को मैंने सेकंड बॉल बोला। ये दिखाने के लिए इतनी बड़ी है, तो बिल्डिंग के कंपैरिजन में तो ये तो बहुत छोटी हो जाएगी। बहुत छोटी होगी तो इनकी साइज को अपन को ज्यादा वो नहीं करना कि सर आपने यहां से क्यों लिया, इसके सेंटर से लेना चाहिए था। ये बहुत छोटी है, टाइनी ऑब्जेक्ट है, जिसको हम पॉइंट ऑब्जेक्ट बोलते हैं। चलिए अब बात करते हैं फर्स्ट बॉल के लिए। फर्स्ट बॉल के लिए अगर मैं डिस्प्लेसमेंट लिखूं तो वो कितना होगा, -h। अगर मैं टाइम लिखूं, लेट्स से टाइम, तो लेट्स से टाइम को मैंने t ही बोला। जितने टाइम में ये ऊपर जाएगा उतने ही टाइम में ये नीचे आएगा। और इनिशियल वेलोसिटी की अगर मैं बात करूं तो -20 मीटर पर सेकेंड। तो मैं कौन सी इक्वेशन ऑफ मोशन लगा सकता हूं, मैं लगा सकता हूं सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। एक्सेलरेशन तो -g ही रहेगा। चलिए, तो s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। डायरेक्ट लगा रहा हूं, क्यों, क्योंकि इतनी बार लगा चुके हैं। s कितना है, -h। इट इज इक्वल टू u है -20t माइनस 1/2 gt स्क्वायर। ये मेरी बनी फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड के लिए अगर मैं बात करूं तो इनिशियल वेलोसिटी है अपवर्ड डायरेक्शन में 30 मीटर पर सेकेंड। टाइम तो इसको भी t ही लगना है, और डिस्प्लेसमेंट है 100 माइनस h। चलिए अगेन s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट कितना है, 100 माइनस h। इट इज इक्वल टू ut, u is 30t minus 1/2 gt square. This is my equation number 2. मैं क्या कर रहा हूं, फर्स्ट इक्वेशन से सेकंड इक्वेशन को माइनस कर रहा हूं। तो फर्स्ट में से सेकंड को माइनस किया, सॉरी सेकंड में से फर्स्ट को माइनस किया, सेकंड -1, तो ये बचा 100 माइनस h और माइनस h। इट इज इक्वल्स टू, ये बचा 30t माइनस 1/2 gt स्क्वायर। इसमें से मैं माइनस करूंगा -20t माइनस 1/2 gt स्क्वायर। देखो ये माइनस पॉजिटिव हो जाएगा, और ये पॉजिटिव ये नेगेटिव कट जाएगा, तो इससे ये कट जाएगा। यहां पे ये माइनस और ये माइनस पॉजिटिव हो जाएगा, और ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव कट जाएगा, तो इससे ये कट जाएगा। तो लेफ्ट हैंड साइड पे मुझे बचता है 100, लेफ्ट हैंड साइड पे बचा 100, राइट हैंड साइड पे बचा 30t और माइनस माइनस प्लस 20t विच इज इक्वल टू 50t। तो टाइम जो निकल के आया वो निकल के आया 100/50 विच इज इक्वल टू 2 सेकेंड। तो टाइम कितना लगा, फाइंड द टाइम व्हेन बोथ बॉल्स मीट, इट विल बी 2 सेकेंड। और मुझसे पूछा है ऑल्सो फाइंड द हाइट फ्रॉम द ग्राउंड वेयर बोथ बॉल्स मीट। इसका मतलब इसमें अगर मैं 2 सेकेंड पुट कर दूंगा तो क्या 100 माइनस h की वैल्यू आ जाएगी, तो क्या मुझसे 100 माइनस h ही पूछा है। चलिए 100 माइनस h इज इक्वल्स टू कितना है, 30t माइनस हाफ gt स्क्वायर 1/2 gt स्क्वायर। इट इज इक्वल्स टू 30 इंटू 2 माइनस 1/2 10, और t की वैल्यू है 2 का स्क्वायर इज 4, 2 1 जा 2 2 जा 32 जा 60 माइनस 10 2 जा 20, तो इसकी वैल्यू निकल के आएगी 40 मीटर। यहां पे मुझे h नहीं निकालना है, मुझे निकालना है 100 माइनस h। क्यों, क्योंकि मुझसे पूछा है कि ग्राउंड से कितनी हाइट होगी, तो ग्राउंड से हाइट होगी 100 माइनस h, और हमने 100 माइनस h ही निकाला है। तो हमारा जो सेकंड पार्ट है उसका आंसर हो जाएगा 40 मीटर। कोई मुझसे पूछ लेता कि टॉप ऑफ द बिल्डिंग से कितनी हाइट होगी, तो उसका आंसर हो जाएगा विच इज h, तो वो कितना आ जाएगा 60 मीटर।
आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर। अब इस सवाल में आपने इतनी कैलकुलेशन की, ये सवाल हम चुटकियों में सॉल्व कर रहे होंगे जब हम रिलेटिव मोशन पढ़ रहे होंगे। जब भी दो बॉल्स आ जाए, दो व्हीकल्स आ जाए, वहां पे रिलेटिव मोशन का कॉन्सेप्ट यूज होता है और वो सवाल को बहुत आसान बना देता है। ओके, तो जब रिलेटिव मोशन पढ़ेंगे तब इस सवाल को वापस सॉल्व करेंगे और बहुत ही विद इन सेकेंड्स इस सवाल को सॉल्व कर रहे होंगे। ओके, सो ये था हमारा मोशन अंडर ग्रेविटी के न्यूमेरिकल्स। काफी अच्छे न्यूमेरिकल सॉल्व किया आज के लेक्चर में हमने। आज का लेक्चर यहीं कंप्लीट होता है और ये टॉपिक भी यहीं कंप्लीट होता है। ओके, सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड फॉर टुडे। थैंक यू सो मच एवरीवन।